वेलकम टू द विजार्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन। आज हम लोग करने वाले हैं बीओडी, उसका चैप्टर है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ डायरेक्टर। तो ये है सेक्शन 2 सेक्शन 34 द ऑफ द कंपनी फैक्ट 2013 डिफाइन फॉर डायरेक्टर एज पर दिस डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी। जो डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं बाय द बोर्ड, बीओडी जो अपॉइंट करते हैं फिर डायरेक्टर बोलते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 प्रोवाइड दैट द बीओडी और बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स कलेक्टिव बॉडी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बीओडी की जो कलेक्टिव बॉडी होती है, डायरेक्टर्स की जो कलेक्टिव बॉडी होती है उसे हम बीओडी बोलते हैं। उसके बाद में लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, एक है सिंपल सी बात है, खाली ये एजेंट एंड प्रिंसिपल का काम करता है। डीम डायरेक्टर एंड शैडो डायरेक्टर। डीम डायरेक्टर हमारा होता है जो कि हम मान लिया जाता है कि वो डायरेक्टर है, एंड शैडो डायरेक्टर होता है जो कि पर्दे के पीछे रहता है लेकिन वो डायरेक्टर होता है। डीम डायरेक्टर हमारा होता है कि वो कमांड वगैरह सब कुछ देता है और लेकिन वो एज ए डायरेक्टर दिखता नहीं है, तो फिर हम मान लेते हैं कि वो डायरेक्टर है। एंड शैडो डायरेक्टर, जैसे कि कोई बहुत बड़ा कोई मंत्री जिसने कि पैसे लगा रखे हैं किसी कंपनी में, एंड वो अपनी अपने आप को छुपा रहा है, ब्लैक मनी को छुपाने के लिए वो अपने आप को नहीं दिखा रहा है, तो वो शैडो डायरेक्टर माना जाएगा। वो उस कंपनी में जो पैसे लगा रहा है वो शैडो डायरेक्टर होगा, छुपा हुआ। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, दो टाइप के डायरेक्टर होते हैं। एक होता है होल टाइम डायरेक्टर यानी कि फुल टाइम डायरेक्टर, और एक होता है पार्ट टाइम डायरेक्टर। जो फुल टाइम डायरेक्टर है वो हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता है, और पार्ट टाइम डायरेक्टर हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता है। और जो फुल टाइम डायरेक्टर है हमारा, उसका फुल टाइम डायरेक्टर हमारे डे टू डे बेसिस पर इन्वॉल्व होता है। पार्ट टाइम डायरेक्टर डे टू डे बेसिस पर इन्वॉल्व नहीं होता है। फुल टाइम डायरेक्टर जो होता है वो रेम्यूनरेशन मिलता है, जो पार्ट टाइम डायरेक्टर से फिटिंग फीस मिलती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 इसमें है, इसका नॉर्मल वो है प्राइवेट, पब्लिक में इसमें 3 चाहिए होते हैं मिनिमम, प्राइवेट में हमें 2 चाहिए होते हैं, ओपीसी में 1 चाहिए होते हैं, मैक्सिमम जो है 15 चाहिए होते हैं तीनों में, और 15 तीनों में कर सकते हैं। और उसमें भी हम अगर एफआर पास करके हम लोग उसे बढ़ा भी सकते हैं 15 की लिमिट को। वुमेन डायरेक्टर अपॉइंटेड इन सेकंड, वुमेन डायरेक्टर 149 1 सेकंड प्रोविजन। वुमेन डायरेक्टर हर लिस्टेड कंपनी में मैंडेटरी, और अनलिस्टेड कंपनी में जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है और जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ है उससे मैंडेटरी है। रेजिडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सब सेक्शन 3, हर कंपनी को प्रीवियस ईयर में कम से कम सारे डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर को ये प्रोविज़न फुलफिल करना होगा कि 182 डेज इंडिया में रहा हो, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग होता है कि वाइफ ना हो जो डायरेक्टर से हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से 1/3 जो डायरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और फीजें आगे इस लिमिट को बढ़ा भी सकती है। शेयर होल्डर डायरेक्टर सेक्शन 151, जिसकी भी 20,000 से नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की कम होती है वो हमारे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोले जाते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर बोले जाते हैं। तो उन स्मॉल शेयर होल्डर में से वो अपने राइट्स को अफेक्ट ना हो इसलिए एक डायरेक्टर कभी अपॉइंट करते हैं, तो वो ये कुछ क्राइटेरिया जिनमें फॉलो कर सकते हैं। The following are the term and conditions related to the appointment of small shareholder director as provided in companies. अगर 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और 1000 स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इफ लेफ्ट तब वो कर सकते हैं। और अगर उन्होंने करा तो 14 डेज पहले उन्हें इंटीमेशन देनी होगी कि वो लोग करना चाहते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट। मीटिंग से 14 डेज पहले वो लोग बताएंगे। उसकी कंप्लेंट लेनी होगी डायरेक्टर की, वो बनना चाहता है, वो जो बनेगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा एकदम, और वो 3 ईयर के लिए अपॉइंट होगा, और 3 ईयर के बाद वो ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कैसे भी इन्वॉल्व नहीं होगा कंपनी में। और उसके बाद में ये लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन ये नहीं होता है, ये नॉन रोटेशन होता है हरदम, और ये एक ही कंपनी में रहेगा, एक से ज़्यादा 2 या 2 से 3 कंपनी में नहीं बन सकता डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड एज डायरेक्टर। उस पर जितने भी डायरेक्टर के प्रोविज़न वो सारे अप्लाई होंगे यहाँ पर भी। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 152। अपॉइंटमेंट जनरल प्रोविजन इसका है कि इसमें नॉर्मल सी बात है कि पहले दिन नंबर चाहिए जो कि हमारे डिजायर 3 में होगा, फिर उसके बाद में हमें ओवर पास करना होगा फिर बाई शेयर होल्डर अप्रूवल, और उसकी कंफेंट चाहिए होगी डिजायर 2 में, और डिजायर 12 जाएगा उसके बाद में आरओसी को विद इन 30 डेज विद फीस। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर।
अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर है, इसमें हमें एओ में जो आर्टिकल ऑफ एफिलिएशन में नेम दे रखा होगा, या अगर उसमें नहीं है नेम तो फिर हमारे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम में जो अपॉइंट हुए फर्स्ट डायरेक्टर वो करेंगे। एओ में नहीं लिखा है तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम में जो है वो लोग जिनका नाम लिखा है वो लोग अपॉइंट करेंगे फर्स्ट डायरेक्टर। फिर उसके बाद में अगर ये नहीं है तो हमारा रेगुलेशन 60 ऑफ टेबल एफ अप्लाई होगा। सिस्टम ये बोलता है कि अगर इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर और नेम ऑफ डायरेक्टर राइटिंग में बताएंगे, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम में जो मेजोरिटी डिसाइड करेगी वो डायरेक्टर बनेगा। और सेक्शन फिर अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर टेबल एफ पे एक्सक्लूड है तो सेक्शन 152 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। इसमें लिखा है कि हमारा सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, इसमें लिखा है हमारा कि सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम में जो भी पहले जो जिनका नाम लिखा है वही हमारे फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे जब तक कि सब्सिक्वेंट दूसरी एजीएम हमारी जो होगी उसमें अपॉइंट नहीं होते। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर हमारे जितने भी डायरेक्टर उनमें से आईडी को हटा के 2/3 डायरेक्टर निकाल देंगे, वो हमारे नॉन रोटेशन होंगे। उसके बाद में जो 1/3 निकाल देंगे तो हमारे वो रोटेशन डायरेक्टर होंगे। वो 2/3 हमारे हरदम रोटेट होते हैं हर कंपनी में, और ये पब्लिक में मैंडेटरी है एंड बाकी जो है प्राइवेट में भी मैंडेटरी नहीं है, वो लोग नहीं करते इसे प्रोविज़न अप्लाई। एंड जो इसका नॉन रोटे इसमें हर साल जितने भी रोटेशन होंगे वो उन्हें 3 साल में निकाल देना है, 2-2 करके। और अगर मैक्सिमम अगर तीन तीन निकाल सकते हैं एक बार में। एंड जो सबसे पुराना डायरेक्टर होगा वो सबसे पहले निकलेगा, यानी जो 2003 का 2003 में 2 अपॉइंट हुए, एक अपॉइंट हुए, 2004 में अपॉइंट हुए, फिर 2005 में तीसरा अपॉइंट हुए, तो 2001 वाला जो है 2001 वाला पहले रिमूव होगा डायरेक्टर। और अगर 2001 को ही 2 डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे इकट्ठे तो फिर उसको लॉटरी निकाल के तब डिसाइड होगा कि जिसका नाम आएगा वो पहले जाएगा। फिर डायरेक्टर ऑफ द रोटेशन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एट द सेम मीटिंग में भी अपॉइंट द रिटायरिंग डायरेक्टर फ्रॉम अदर पर्सन इन द वैकेंसी। AGM of the company if not held or cannot be held, the director due to retire of rotation shall retire on last day on which AGM should be have been held. If AGM is urgent, then they will retire. ये था हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर सेक्शन 150 जिसका 2/3 1/3 वाला क्राइटेरिया बताया था। अब आ गया हमारा ये है कंसोलिडेटेड निकल माइंस लिमिटेड। तो इसका केस था, इसमें ये था कि एजीएम ऑफ द कंपनी फिर नॉट हेल्ड विद इन द कैन नॉट बी हेल्ड डायरेक्टर ड्यू टू रिटायर बाय रोटेशन। अगर रिटायर बाय रोटेशन एजीएम ही नहीं हुई तो फिर हम मान लेंगे कि जो रिटायर रोटेशन में हो रहे थे उन्हें हमने रीअपॉइंट कर लिया डायरेक्टर को। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड एजीएम under section 152 if the said AGM the vacancy is not fulfilled, the meeting have not expressly resolved not fill the vacancy, the meeting through it if disposed by the matter in the agenda shall stand urgent till the same day in the next week। हाँ तो अगर ऐसा होता है कि मीटिंग नहीं हो पाती तो अर्जेंट हो जाएगी सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे। अगर अर्जेंट में भी हम लोग उसमें नहीं होती है, हमारा अपॉइंट नहीं होता है तो फिर हम लोग उसे ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटमेंट भी बोलते हैं। तो वो जो रिमूव हो रहे थे उन्हें ही हम अपॉइंट मान लिए जाएंगे कि वही अपॉइंट हुए हैं। तो और ये कुछ केसेस जिनमें अपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। अगर रेजोल्यूशन पास कर रखा था कि उसे और वो फेल हो गया था कि पहली मीटिंग में कि इन्हें रीअपॉइंट नहीं करना है तो नहीं होगा। अगर वो अनविलिंग कर रहा है डायरेक्टर की, वो बनना नहीं चाहता है, वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है डायरेक्टर तो भी नहीं। अगर उसे बनाने के लिए एफआईआर या ओआर की ज़रूरत पड़ रही है तो भी नहीं बनेगा। और अगर 162 के एप्लीकेबल है सेक्शन तो फिर नहीं बनेगा वो। और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज डायरेक्टर हु इज़ नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर सेक्शन 160। इसका है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज डायरेक्टर हु इज़ नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या करना होगा। उसके लिए पहले उसे इंटेंशन उसकी है तो सेक्शन 160 अप्लाई होगा। तो वो पहले 14 डेज पहले इंटीमेशन देगा कि वो बनना चाहता है। फिर उसके बाद इसकी फीस जमा करेगा 1 लाख रुपीज़ अगर वो। और ये फिर मेंबर्स वगैरह को सबको बताया जाएगा 7 डेज में एडवर्टाइज वगैरह इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज वहाँ की उसमें दिया जाएगा। और अगर 1 लाख रुपीज़ जो है अगर उसे 25% वोट मिलते हैं तो फिर 1 लाख रिफंड मिल जाएगा। अगर 25 से कम मिलते हैं तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा।
और वो लैप्स हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड, ये कुछ केसेस जिसमें आप बोर्ड जो है वो अपॉइंट करता है डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर सेक्शन 161 सब सेक्शन 1। एडिशनल डायरेक्टर जैसे कि कोई बीच में कोई डायरेक्टर कोई बहुत बड़ा पर्सन है, जैसे कि किसी कंपनी में रिलायंस के जैसे मुकेश अंबानी है, तो उन्हें कोई अपॉइंट करना चाहता है दूसरी कंपनी में, तो उस टाइम पे आपको बाद में उन्हें पता है कि बाद में जब तक मीटिंग होगी तब तक बहुत टाइम, जनरल मीटिंग आएगी तब तक बहुत टाइम लग जाएगा, कोई और अपॉइंट ना कर ले, तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस टाइम पे अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन वो तब तक के ही वैलिड रहता है जब तक कि नेक्स्ट जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं मिल जाता है। अगर शेयर होल्डर ने येस में अप्रूवल दिया तो वो आगे कंटिन्यू करेगा अपना टाइम पीरियड, और जो डायरेक्टर है वो, और अगर नेगेटिव में दिया तो फिर वो वहीं पे वैकेंट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर होता है कि कोई डायरेक्टर फॉरेन गया है 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए, तो फिर वो उसकी जगह दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसी टाइम पीरियड के लिए, सेम टाइम पीरियड जितना उसका बचा है उस टाइम पीरियड के लिए, एंड उसे वो कंटिन्यू करेगा उसे। एंड अगर अगर जो डायरेक्टर गया है बाहर फॉरेन, वो अगर आईडी था तो वो आईडी ही अपॉइंट होगा, आईडी ही रहेगा वो, एंड जितना टाइम पीरियड उसका था उतने टाइम के पीरियड के लिए वो भी रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर मेनली हम लेते हैं जब भी कोई किसी बैंक वगैरह से हम बहुत ह्यूज लोन्स वगैरह लेते हैं, तो वो अपने सेफ गार्ड के लिए एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर देते हैं और फिर हम नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं, एंड वो देखते हैं कि फ्री पे वगैरह सही से कर रहे हैं, इंटरेस्ट हो रहा है, बैंक का सही से दे रहे हैं, बाकी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो वो अपॉइंट कर देते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी होते हैं हमारे कि कोई डायरेक्टर मर गया या अनफॉर्मेंट हो गया कुछ हो गया, तो उसकी जगह पे दूसरे डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसे हम बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। ये भी उतने ही टाइम पीरियड के लिए होता है जितना कि उसका रिमेनिंग टाइम पीरियड बचा होता है, यानी कि अगर 5 साल का हमारा टाइम पीरियड होता है तो उसमें से अगर 3 साल हम पूरे हो गए थे, 2 साल बचे थे, तो 2 साल जो रिमेनिंग है वो कैजुअल वैकेंसी के लिए वो जो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट है वो एंजॉय कर सकता है वो टाइम पीरियड खाली। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली, सेक्शन 162, इसमें ये दे रखा है कि दो दो डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन पे पास नहीं करा सकते, इसे एन ब्लॉक भी बोलते हैं। 2 or more directors should not be elected ऑन वन सिंगल रेजोल्यूशन, यानी कि इफ़े क्योंकि बाइफ हो सकता है कि कोई डायरेक्टर को वो चाहता है कि इफ़े अपॉइंट कर ले एंड दूसरे को चाहता है कि इफ़े नहीं अपॉइंट करें, तो वो दोनों इकट्ठे आएंगे तो दोनों को एक रेजोल्यूशन पे तो पास हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम थी, तो ये हटाया गया। और फिर इसके आगे है ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 163। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसमें दे रखा है कि जब भी मेजोरिटी जो है वही डिसाइड करती है कि डायरेक्टर कौन बनेगा, माइनॉरिटी नहीं कर पाती है, एंड कुछ केसेस ऐसे बन जाता है कि कहीं कहीं पे कि 52% हर बार फिक्स हो जाती है कि इतने मेजोरिटी है यही हर बार वो कर रहे हैं, तो हम अपॉइंट कर रहे हैं डायरेक्टर, माइनॉरिटी नहीं कर पा रही है, तो माइनॉरिटी के लिए भी ये सेक्शन आया, इसमें आया कि जब भी टोटल डायरेक्टर जितने होंगे उनमें से 2/3 जो डायरेक्टर हैं उन्हें प्रो डाटा बेसिस पर वोटिंग होगी, तो सब लोग वोट करेंगे, एंड इससे माइनॉरिटी जो है वो भी अपने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, जो डायरेक्टर अपॉइंट करे वो 3 ईयर के लिए उसका टाइम पीरियड होगा, एंड वो 3 ईयर अपना एंजॉय करेगा टाइम पीरियड जो भी है। और ये 3 साल में एक बार ही होता है खाली। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आईडी, ये बाइफ नहीं होता है आईडी, और ये आईडी जो है इसकी monitoring and independent function oversight a body in the monitoring the performance, and you should drive right flags whenever suspicious occurred. They have expressed in the over aware and question the company on relevant issue in their position or as a trustee or stakeholders। ये सेफ गार्ड में रहता है, सेफ गार्ड लगा करते हैं कंपनी में, जैसे कि पता चले कि हाँ कंपनी सही चल रही है, आईडी होना चाहिए। 1/3 डायरेक्टर टोटल जितने भी कंपनी में होता है उसका आईडी होता है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है 1/3, जितने भी होते हैं कंपनी में उतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। लिस्टेड कंपनी जो है उसके टोटल डायरेक्टर का 1/3 आईडी होगा, एंड जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, और जो हैविंग टर्नओवर उसकी होगी 100 करोड़, एंड एग्रीगेट बोरोइंग यानी कि आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर एंड डिपॉजिट
नॉट एक्सीड 50 करोड़, एक्सीड 50 करोड़, तो वहाँ पे आईडी जो है वो मिनिमम 2 में आईडी होने चाहिए उधर। और इसके आगे है, इट में नोट द नॉमिनी डायरेक्टर और नॉट आईडी। नॉमिनी डायरेक्टर कभी भी आईडी नहीं होगा। क्वालिफिकेशन ऑफ आईडी, आईडी की एक क्वालिफिकेशन है कि उसे नॉलेज होनी चाहिए मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च और गवर्नमेंट एंड टेक्निकल ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आईडी, आईडी को सिलेक्शन करने के लिए पहले ये जब फॉलो होने वाले केस है उसके बाद फिर बहुत सारे चेंजेस आ गए कंपनी में। तो जितने भी आईडी होते थे वो फी वगैरह होते थे, उन पे भी पेनल्टी लगती थी, तो कोई भी बनना नहीं चाहता। तो उसके बाद में इसलिए एमसी ने एक प्लान निकाला कि उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई। जो भी आईडी बनना चाहता है वो इसमें अपना नाम दे सकता है, एंड उस पर कोई भी डिफ़ॉल्ट कंपनी का होता है तो अगर वो इन्वॉल्व होगा तो ही उस पर फाइन और पेनल्टी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। और तो ये कोई भी एमफे की वेबसाइट पे जाके वो लिफ्ट एजेंसी जो है जो लिफ्ट बनाई है उसमें से सेलेक्ट करके कर सकता है आईडी अपॉइंट। कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेड्यूल 4 है, इसके कंडक्ट करती है आईडी, सारे आईडी जितने भी आईडी के सारे शेड्यूल, सारे मैनर जो भी होता है कंपनी में वो सब यहीं पे फॉलो करते हैं आईडी। टेन्योर ऑफ आईडी, आईडी का जो टेन्योर होता है वो 5 कंसेक्यूटिव ईयर का होता है, 5 साल का होता है। और जो वो दो टर्म में होता है, अगर 5 साल से कम का भी है, 3 साल का है, लेकिन फिर दूसरा 5 साल का है तो भी हम 2 कंसेक्यूटिव ईयर माने जाएंगे, टर्म माने जाएंगे। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता टर्म जो है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 कंसेक्यूटिव टर्म चाहिए। उसके बाद में 3 ईयर का एक कूलिंग पीरियड होगा, उसके बाद में दोबारा अपॉइंट हो सकता है आईडी। क्लासिफिकेशन ऑफ एमफे, 5 ईयर से कम है तो भी 1 टर्म माना जाएगा, वही जो अभी बताया मैंने। लाइबिलिटी ऑफ आईडी, आईडी की लाइबिलिटी कुछ नहीं, उसका ओमिशन इन कमीशन वगैरह अगर उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट करता है वो, तो वो लाइबल है, वरना नहीं है। रेमुनरेशन ऑफ आईडी, आईडी को रेमुनरेशन नहीं मिलती है, वो फिर फिटिंग फीस मिलती है, एंड वो फिटिंग और उसे कन्वेंस का मिलेगा कि आने जाने का खर्चा जो है वो मिलेगा। उसके आगे है डायरेक्टर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्ट प्रोसीड्यूर फॉर एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन नंबर। पहले तो डिन नंबर होता है, डिन नंबर एक यूनिक कोड होता है जो कि हर एक डायरेक्टर के पास होता है। इसे अप्लाई करने के लिए पहले DIR3 फाइल करना पड़ता है, डिन नंबर जो कि एमफे की वेबसाइट पे जाके हमें फाइल करना पड़ेगा। और इसके बाद में इसमें फ़ोटो को हमारा फोटोग्राफ और फोटो और फाइन वगैरह जाएंगे, आइडेंटिटी होगी और ये वेरीफाई करेगा, FW वेरीफाई करेगा। प्रोसीड्यूर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन नंबर सेक्शन 154, इसका प्रॉफिट है 1 मंथ में जो हमें फीजी है, फीजी को बताना पर देखेगी एप्लीकेशन ऑल, एंड डिफ़ॉल्ट है तो इंटीमेशन देगी एंड उस बंदे को, एंड 15 डेज वेट करेगी। फीजी नहीं तो रेस्पॉन्स तो लैप्स हो जाएगा नंबर। 1 मंथ में फीजी जो है वो देखेगी एप्लीकेशन, एंड उसके बाद वो इंटीमेशन देगी। अगर कुछ उसमें गड़बड़ है तो फिर 15 डेज वेट करेगी कि उसके एप्लीकेशन जिसके डायरेक्ट ने एप्लीकेशन डाली थी उसका कि वो देता है, वो कुछ जो डिफ़ॉल्ट थे वो सही करता है या नहीं। एंड अगर उसने 15 महीने में कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो वो लैप्स हो जाएगा उसका नंबर जो फिर दिया गया था। कैंसलेशन एंड सरेंडर एंड डीएक्टिवेशन ऑफ डिन, रूल नंबर 11, कैंसिल और सरेंडर और डीएक्टिवेशन डिन नंबर को कैसे करा सकते हैं। अगर कैंसिल, ये कुछ केसेस हैं जिसमें कि हम डे नंबर को कैंसिल मान लिया अगर डुप्लीकेट है डे नंबर किसी और का यूज़ कर रहा है तो हम कैंसिल करा लेंगे। रॉन्गफुल मैनर और फ्रॉडलेंट में है तो अभी कैंसिल हो जाएगा। और अगर डेथ हो जाती है उसकी तो भी हो जाएगा, और अगर वो अनफाउंडमेंट हो जाता है तो भी हो जाएगा, एंड अगर इनफॉल्वेंट हो जाता है तो भी हो जाएगा। और DIR5 फॉर्म जाएगा, उसमें वो कैंसिल सरेंडर डीएक्टिवेशन कर सकते हैं। इंटीमेशन ऑफ चेंज इन पर्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर, रूल 14, अगर कुछ भी चेंज कराना चाहते हैं तो DIR3 जो हमने पहले जमा करा था कुछ भी चेंज कराना चाहते हैं तो DIR6 फाइल होगा। और ये जब भी कोई चेंज होता है तो उसके 30 डेज में फाइल करना होगा DIR6 एंड FW, उसके वो रेक्टिफाई करेंगे जो कॉपी है जो कि चेंज है उसकी कॉपी को कि हाँ चेंज हुआ है। जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग डेन नंबर, जिसके पास पहले से है अप्लाई वो नहीं करेगा डेन नंबर के लिए अप्लाई। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जो है वो DIR3 भी कंपनी को देंगे,
एंड जब वो एंड जब कंपनी को जिसमें वो डायरेक्टर है, सब कंपनी में जिसमें वो डायरेक्टर है, इंटीमेशन मतलब DIR-3 मिलने के 15 डेज में फाइल टू ROC DIR-3 कंपनी करेगी। DIR-3 पहले कंपनी को DIR-3 का डायरेक्टर देगा जनरल दिन के लिए, एंड उसके बाद में फिर जो कंपनी है वो इंटीमेट करेगी ROC को विद इन 15 डेज DIR-3 में। और ये 15 डेज में होगा, और अगर 15 डेज में नहीं करा तो 270 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन उसमें फाइन लगेगा जो कि है 25,000 और 1 लाख टू एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट और ऑल्सो कंपनी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर है कि वो अनफाउंड हो गया, अनडिस्चार्ज हो गया, इनसॉल्वेंट है, वो कोऑर्डिनेट कर रखा है, या फिर उसे 6 मंथ की और 6 मंथ से लेकर 7 ईयर के बीच की जेल है और 7 ईयर से ऊपर की जेल है, तो वो कभी नहीं बन सकता है। और अगर 6 मंथ से लेकर 7 ईयर तक की है जेल, तो वो 5 साल के बाद वो बन सकता है डायरेक्टर। और MCLT ने मना कर रखा है कि वो कभी नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। और उसने अगर कभी भी उसने कभी भी शेयर वगैरह पे जो कॉल फिनैरियर वगैरह उसका था, या फिर उसने पे नहीं करा, या फिर कोई लोन वगैरह ले रखा था पहले कंपनी से, एंड वो डिस्चार्ज नहीं कर पे नहीं करा, तो भी नहीं बन सकता। सेक्शन 188 का अगर कुछ भी प्रोविजन अनफॉलो होता है तो वो भी नहीं बन सकता, और उसके बाद डी नंबर नहीं है तो भी नहीं बन सकता है। और DE और G, ये जो कोर्ट वाले केसेस थे, इनमें 2 केसेस और हैं कि अगर उसने कोई उसके ऊपर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, उसके 30 डेज में उसने अपील फाइल करी है, तो वो उस टाइम तक डिस्क्वालीफाई नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। एंड उसका कोर्ट का फैसला आने के बाद में भी उसने अगर उससे बड़े ट्रिब्यूनल पे अपील करी है जो कि 7 डेज के लिए होते हैं, तो भी वो तब तक डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 164 फिर सेक्शन 2, इसमें हमारा दे रखा है कि कोई भी कंपनी है जो कि प्रोवाइड दैट नो पर्सन हु इज और हिज बीन अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विच, इसमें दे रखा है कि कोई भी डायरेक्टर जो कि डिफ़ॉल्ट पहले कंपनी में करके आया है, वो डायरेक्टर 5 साल के लिए वो कहीं भी नहीं बन सकता है। तो और वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है कहीं भी। और इसमें है कि अगर उसने ये केसेस हैं कि जो क्या क्या वो डिफ़ॉल्ट करके आया है, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अपने और एनुअल रिटर्न जो है वो 3 साल में फाइल ही नहीं करी है, या फिर जो किसी पे लोन वगैरह ले रखा है डिवेंचर एंड ऑल के टाइप में, तो 1 ईयर तक उसके पे नहीं करा है, तो भी नहीं वो बन सकता है। तो भी वो किसी भी कंपनी में नहीं बन सकता है। रूल 14 इसमें दे रखा है कि DIR-8 फाइल करेगा डायरेक्टर खुद कि उसने डिफ़ॉल्ट करा है, तो उसके बाद में DIR-9 कंपनी फाइल करेगी जिस कंपनी में उसने डिफ़ॉल्ट करा है, जैसे कि और एंड वो एम को एंड एम की वेबसाइट पे डाल देगी, जिससे सबको पता चल जाए कि उसने डिफ़ॉल्ट करा है। नंबर ऑफ सेक्शन 164(2) था जो भी बताया रूल 14। अब नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप सेक्शन 165, इसमें बीफ कंपनी में एक डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन इसका प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी इफ विच पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 10। 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनी में नहीं बन सकता है। इसका मतलब 10 पब्लिक में बन सकता है, 10 प्राइवेट में, लेकिन इसे कम कर सकते हैं लिमिट को, जो कि प्राइवेट पब्लिक को तो छेड़ नहीं सकते, प्राइवेट की लिमिट कम कर सकते हैं। और स्पेशल प्रोविजन सब्जेक्ट टू द लेफर नंबर फॉर सेम चीज एंड पर्सन इन द कमिटमेंट 1 year of such commission, choose not to be officer or director and remaining director shall effective date। उसके बाद है हमारे ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, इसका अकॉर्डिंग टू द वो गुड फेथ में काम करे एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट दे अपनी, और सिचुएशन वगैरह डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट या पॉसिबिलिटी किसी भी तरह इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के साथ वो कोई छेड़छाड़ ना करे, और फिर कंपनी के ऐसा ना करे कि कंपनी को भी फ़ायदा पहुँचे और खुद को भी प्रॉफिट कमा रहे, वो काम ना करे, खाली कंपनी का फ़ायदा होना चाहिए। एंड डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल नॉट अचीव एनी अटेम्प्ट और अचीव undue gain or advantage for himself or his relative or partner associate। अपने एसोसिएट और पार्टनर और रिलेटिव किसी को फ़ायदा पहुँचाए ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। और अगर डायरेक्टर अगर ऐसा कुछ करता है तो 1 लाख का फाइन लगेगा, जो कि 5 लाख तक एक्सटेंड हो जाता है। वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 167, वैकेट
कब कब हो जाता है। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है सेक्शन 164 की किसी भी प्रोविज़न में, और अगर वो 12 महीने तक किसी भी बोर्ड मीटिंग में अटेंड नहीं करता है तो भी वो वैकेंट हो जाता है। और अगर सेक्शन 184 को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी कि वो रिलेटिव वगैरह को उसने डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली किसी तरह से फ़ायदा पहुँचाया है तो भी वो वैकेंट हो जाता है। और अगर एमफिल्ड ने बोल रखा है कि ये नहीं बनेगा कभी डायरेक्टर तो भी वो वैकेंट हो जाता है जब तक एमफिल्ड ने बोल रखा है। और अगर वो ऑफेंस वगैरह कर रखा है, 6 महीने के लिए जेल गया है, 6 महीने या फिर ज़्यादा, तो वो तो भी वो नहीं बन सकता है डायरेक्टर। एंड अगर वो ही इज रिमूव्ड इन परफॉर्म फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द फैक्ट और डायरेक्टर टू वर्चुअल फैच ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। और इस पे अगर इसने ऐसा कुछ फाइल कर उसके आगे हमारा इफ अ पर्सन function of a director even when he knows that the office for director held by, अगर उसे पता है कि वो वैकेंट हो चुका है लेकिन तब भी वो होल्ड करके रखा है अपना ऑफिस अपना, तो उसके ऊपर फाइन है 1 लाख रुपये और 5 लाख बहुत और 1 ईयर की जेल भी हो सकती है इम्प्रिजमेंट। और where all the director of the company vacate their office under any of the disqualification specified in subsection 1 promoter or in the absence of the federal government. The absence of the federal government shall appoint in the required number of directors who shall who shall hold the office of the director are appointed by the company in the general meeting. Wait, where all the director of the company vacate their office. अगर सबने ऑफिस अपना छोड़ दिया है तो पहले तो प्रमोटर और शेयर होल्डर में से कोई अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर फाइंड, अगर वो नहीं कर पाए तो फीजी अपॉइंट करेगी। रिफाइनेशन ऑफ डायरेक्टर, रिफाइन का अगर कर रहे हैं कोई डायरेक्टर तो फिर उसके लिए हमें जो भी नोटिस देंगे DIR 12 जाएगा। 30 डेज में इंटीमेशन, 30 डेज पहले इंटीमेशन देनी होगी जनरल मीटिंग एंड रिफाइनेशन ऑफ डायरेक्टर है, तो DIR 12 जाएगा। DIR 12 का भेजेंगे हम। वेट, इन सिंपल वर्ड्स, पहले जब डायरेक्टर को अगर होना डायरेक्टर को अगर रिफाइन देना है तो वो DIR 11 जब भी देगा कंपनी को, एंड फिर टू रीज़न कि वो क्यों होना चाहता है, 2 रीज़न देगा उसके। एंड कंपनी को जब मिलेगा उसके 30 डेज में कंपनी DIR 12 फाइल करेगी RFE को। उसके बाद में हमारा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को रिमूव करना है तो द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी में बाय पासिंग एन OR at a general meeting remove a director just a minute. The shareholder of the company may by passing a OR at a general meeting remove a director before the expiry of the period of his house। अगर उसके OR पास करके शेयर होल्डर से हटा सकते हैं, अगर जब उसका पीरियड पूरा नहीं हो उससे पहले हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। otherwise stipulate however the following director cannot be removed by the, खाली इन डायरेक्टर को छोड़ के बाकी किसी भी डायरेक्टर को हटा सकते हैं उनके टाइम पीरियड खत्म होने। अगर 2/3 वाला क्राइटेरिया वायलेट हो रहा है तो नहीं हटा सकते। अगर नॉमिनी डायरेक्टर को नहीं हटा सकते, एमफिल्ड ने अपॉइंट कर रहे हैं तो भी नहीं हटा सकते। अगर हटाना चाहते हैं तो उसके लिए 14 डेज पहले स्पेशल नोटिस देना होगा, 14 डेज पहले मीटिंग के। एंड कॉपी जो है वो फाइंड होगी सारे डायरेक्टर वगैरह को, जिस डायरेक्टर की है वो फिर जाएगी। एंड उसके बाद में वर्नाकुलर और इंग्लिश लैंग्वेज में 7 डेज पहले मीटिंग के जाएगा कि इस डायरेक्टर के को हटाना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड फिर रीफ ने उसे अपना बोलने का पहले एक अधिकार दे रखा है, जैसे कि डायरेक्टर अपनी जो भी है वो गलती बता सकता है कि मेरी गलती नहीं है या जो भी है। और अगर कंपनी को लगता है कि ये फालतू की बात बोल रहा है तो एमफिल्ड फीजी को बोल के उसे हटवा भी सकते हैं, वो बोला भी नहीं जाएगा, बिना बोले ही हटवा सकते हैं फिर कंपनी पे। यही फिर है। तो रिमूव डायरेक्टर, द डायरेक्टर फॉर अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस टिल द रिमूव डायरेक्टर could have held office और हैव नॉट बीन रिमूव्ड। यानी डायरेक्टर जो है वो रिमूव जब होगा उसके बाद फिर दूसरे डायरेक्टर जो अपॉइंट करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो होल्ड करेगा अपना ऑफिस। तो ये था हमारा चैप्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आगे हम लोग करेंगे कल से मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक, subscribe the Wizard of Interpretation and share with your friends.